Welcome to Stories by Marasim. दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक। कहानियां लिखता हूं और सुनाता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी लिखी कहानी नजरिया पार्ट 1। कीप लिसनिंग। जिंदगी कितनी बेरुखी है, दुनिया कितनी बेवफा। रिश्ते कितने खोखले हैं और मौत कितनी आसान। ये बातें समझने के लिए लोग ना जाने कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं, शायरी सुनते हैं, लेकिन मैं इन सवालों के जवाब कहीं और ढूंढता हूं। पता है कहां? मरते हुए लोगों की आंखों में। बंदूक से निकली हुई गोली जब सामने खड़े शख्स की छाती पे एक आवाज के साथ धंसती है तो उसकी ढलती हुई आंखों में सारे सवाल, सारे जवाब साफ साफ दिख जाते हैं। कांपती हुई उन आंखों में जिंदगी की कीमत जो उस वक्त दिखती है वो कहीं नहीं दिखती। वो घुटनों के बल गिरता है और पूरी जिंदगी उसके आंखों के सामने से गुजर जाती है, जैसे ट्रेन की खिड़की के बाहर देखते हुए दूसरी तरफ से आती हुई अचानक तेज रफ्तार की ट्रेन गुजरती है। गुनाह, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, दुश्मनी, रुतबा, परिवार, पैसा, सब एक पल में सिमट आता है। आंखों की पुतलियां कांपने लगती है, जुबान अकड़ने लगती है और जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ने लगता है और लड़खड़ाती जुबान पे कांपता हुआ एक नाम आते आते रह जाता है और फिर सब खामोश, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अपने करियर के 28 एनकाउंटर में मरने वाले हर शख्स का चेहरा मुझे बहुत अच्छे से याद है। उन 28 लोगों में से एक से बढ़कर एक मुजरिम थे, खूंखार, खतरनाक, डरावने। लगता था जैसे उनका इंसानियत से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं रहा होगा। रिश्ते कैसे होते हैं ये शायद वो जानते भी नहीं होंगे, लेकिन नहीं, उन दम तोड़ते 28 खूंखार चेहरों पर भी मरते वक्त किसी की डूबती याद थी, किसी का आखिरी जिक्र था, किसी का अधूरा सा नाम था। नीरजा सही कहती थी, मरता हुआ आदमी इंसान हो जाता है। नीरजा, मेरी पत्नी, अक्सर कहा करती थी कि जुल्म मुजरिम के दिमाग में होता है, लेकिन दिल में तो वही होता है जो आपके और मेरे होता है। वो किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते। उनके एहसास मरते नहीं है, हाँ, दब जरूर जाते हैं अपनी गुनाहों के बहुत नीचे। खैर, अगर एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ये बात नहीं कहती तो और कौन कहता। हालांकि शुरुआत से मैंने हमेशा ही उसकी ये बात नकारी थी। फिर जिंदगी की किताब ने पन्ने उलटते पलटते ऐसा किस्सा सुनाया कि एक ही दिन में मुझे उसकी बात पे यकीन आ गया। अब सोचता हूं कि काश नीरजा मेरे साथ होती तो मैं कहता उससे कि तुम सही कहती थी। किस्सा काफी पुराना है, शायद 2004-2005 का होगा। पूरे रुद्रपुर में मैं राजदीप जिंदल द सुपर कॉप के नाम से जाना जाता था। जुल्म की दुनिया मेरे नाम से कांपती थी। कानून के गुनाहगार हर रोज ये दुआ करते थे कि उनका सामना कहीं मुझसे ना हो जाए, क्योंकि तब तक मैं अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 16 एनकाउंटर कर चुका था। कई मेडल, कई सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स मेरे जोश को बढ़ा रहे थे। लेकिन एक तरफ जहां मैं कामयाबी की तरफ तेजी से दौड़ रहा था, वहीं अपनी घरेलू जिंदगी में बहुत कुछ मेरे हाथ से छूट रहा था। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग जॉब! वेल डन राजदीप, द डिपार्टमेंट इज रियली प्राउड ऑफ यू। ये
वाहवाही रोज मेरे कानों में गूंजती रहती। कोई अखबार, कोई मैगजीन ऐसा नहीं था जिसमें मेरी तस्वीर ना छपी हो, लेकिन मेरी पत्नी नीरजा की नज़रों में मेरी तस्वीर हर रोज धुंधली होती जा रही थी। हाँ, मुझे हर रोज नीरजा की आंखों में किसी और का चेहरा दिखता था। उसकी जुबान पे मुझसे ज्यादा किसी और का जिक्र होता था। उसके पास मुझे बताने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन जब भी वो उससे मिलती थी, खुश हो जाती थी। तौकीर नाम था उसका। उम्र में नीरजा से 4 साल छोटा था और दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? नीरजा कहाँ है? अच्छा कोई नहीं, मैं किचन में मिल लेता हूँ। हर संडे ऐसे ही शुरू होता था मेरा। उसके आते ही नींद में डूबी उबासी लेती हुई नीरजा में अचानक खुशी की लहर दौड़ने लगती थी। राजदीप, खाना टेबल पे रखा है, मैं और तौकीर छत पे जा रहे हैं जरा धूप लेने। वो मुझे सर कहता था और मैं उससे नफरत करता था। मैं चाहता तो उसे एक पल में ठीक कर सकता था, ऐसा सबक सिखाता कि वो फिर पलट के नहीं आता। लेकिन मैं खामोशी से ये खड़े तमाशा देख रहा था, क्योंकि मुझे देखना था कि ये खेल आखिरकार कहाँ तक जाता है। तुम यार बेकार टेंशन ले रहे हो, भाभी और वो सिर्फ दोस्त हैं। मेरे जिम कोलीग और दोस्त अभिलाष ने जिम में एक बार मुझसे कहा, ये वेट पकड़ा ना। देखो भाई राजदीप, तुम तो रहते हो पूरा दिन बाहर, अब कोई अकेला रहेगा तो कोई तो चाहिए ना, वो बोला। मैं जानता था अभिलाष अपनी समझ से सही कह रहा था, लेकिन काश मैं उसको ये भी बता पाता कि मैंने घर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी थी। तौकीर वहां तब भी आता था जब मैं वहां नहीं होता था। बात धीरे धीरे बहुत ज्यादा बिगड़ गई और मेरा सब्र एक दिन खत्म हो गया। मैंने नीरजा को साफ साफ कह दिया कि उसकी जिंदगी में या तो तौकीर रहेगा या मैं। नीरजा को मेरी बात इतनी बुरी लगी कि वो अपना सारा सामान लेके अपने घर चली गई। मुझे लगा कुछ देर बाद गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो घर वापस लौट आएगी, लेकिन वो नहीं लौटी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। वो नहीं लौटी। घर की खाली दीवारें मुझे देखती रहती थी और मैं उनको देखता रहता था। उसका फेवरेट मग किचन शेल्फ पे ऐसे ही रखा था जैसे वो छोड़ के गई थी। उसकी वो जयपुर की जूतियां शू रैक से झांकती रहती थी। अलमारी से गिरते उसके कपड़े वैसे ही थे। सब कुछ वैसे ही था, बस वो नहीं थी। मुझे घर काटने को दौड़ रहा था। एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसके नाम से मुजरिम कांपते थे, वो खुद अंदर से इतना खोखला हो गया था। मैंने फैसला किया कि मैं उसको मना के घर वापस ले आऊंगा और वहां गया भी मैं। लेकिन उसकी घर की चौखट पे कदम रखते ही मेरी आंखों ने जो नजारा देखा, वो मेरी पूरी जिंदगी को कई हिस्सों में तोड़ देने के लिए काफी था। घर पर नीरजा और तौकीर दोनों साथ थे। मेरी आंखों में खून उतर आया था। एक आग सी धधक रही थी मेरे सीने में, जिससे मैं दुनिया को जलाकर राख कर देना चाहता था। खैर, एक हफ्ते बाद मैंने अदालत में नीरजा से तलाक की अर्जी दे दी। मुझे ठीक से याद है, शायद वो 18 जुलाई की तारीख थी जब मुझे कोर्ट की तरफ से कागज मिल भी गया था। उसमें लिखा था कि अर्जी मंजूर हो गई है और अब वो नीरजा को नोटिस भेजेंगे और पूरे प्रक्रिया के बाद हमारी तलाक पे कानूनी मोहर लग जाएगी। पीले रंग का सरकारी मोहर वाला लिफाफा मुझे आज भी याद है। उसमें लिखा एक एक हर्फ मैं कई कई बार पढ़ चुका था। सामने दीवार पर हैंगर पे टंगी मेरी खाकी वर्दी मुझे घूर रही थी और मैं जानता था कि थोड़े ही दिनों में ऐसा ही एक लिफाफा नीरजा को भी मिलेगा और वो फौरन मुझको कॉल करेगी। क्या कहूंगा उससे? क्या वो माफी मांगेगी?
और क्या कहेगी वो? मैं ये बातें सोच ही रहा था कि फोन की रिंगटोन ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने फोन देखा तो दीवान साहब, हमारे कमिश्नर साहब का कॉल था। मैंने चेहरे को हाथ से पोंछा, नाक अंदर खींची और कॉल उठाई। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। राजदीप, तुमको मौत से डर लगता है? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैंने कहा, नहीं सर, डर तो। फिर मेरी बात गौर से सुनो। भानु सिंह गढ़वाली का नाम सुना है? उन्होंने पूछा तो मैंने हाथ में लिया हुआ लिफाफा वहीं पे रखकर खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा, भानु सिंह गढ़वाली? ओ, वो सेंट्रल जेल वाला कैदी। जानता हूं सर, बहुत डेंजरस है। मर्डर, लूटपाट, किडनैपिंग, तस्करी, दर्जनों केसेस चल रहे हैं उस पर। यस, दैट्स द वन। उसे रुद्रपुर सेंट्रल जेल से देहरादून लेके जाना है। इंफॉर्मेशन है कि उसके साथी उसको छुड़ाने के लिए पुलिस वैन पे हमला कर सकते हैं, उन्होंने बताया। कुछ कांस्टेबल्स और एक ऑफिसर को भेजना है एंड राजदीप, यू आर दैट ऑफिसर, उन्होंने कहा। तो मैंने हैरानी से कहा, मैं? मगर सर, मैं तो वो माता पार्क वाला ट्रिपल मर्डर केस। दिस इज प्रायोरिटी राजदीप, उन्होंने मेरी बात काटते हुए सख्त आवाज में कहा। हाँ, अगर लेकिन तुम्हें डर वर लग रहा है तो मैं किसी और से बात कर सकता हूं, रहने दो तुम। सर, कितने बजे और कहाँ रिपोर्ट करना है? मैंने पूरे जोश में कहा तो वो बोले, आज शाम 6:30 बजे स्टार्ट करना है। बाकी डिटेल्स तुम्हें जोशी दे देगा। रुद्रपुर से देहरादून लगभग 7-7.5 घंटे लगेंगे। तुम और भानु सिंह गढ़वाली साथ में सफर करोगे। नजर रखना, जितना बातूनी है उतना डेंजरस भी। एंड लिसन, बी सेफ। अगर जरूरत पड़े तो यू हैव योर सर्विस रिवॉल्वर, यूज इट। सर, मैंने कहा तो वो आगे बोले, और हाँ, वीकेंड पे घर पे मिलो, बहुत दिन हो गए बैठे नहीं। सर, मैंने कहा और फोन रख दिया। मैंने एक नज़र उस पीले लिफाफे को देखा जो पंखे की हवा से मेज से उड़कर एक तस्वीर पे अटक गया था। उस तस्वीर में खाकी वर्दी में मैं और नीरजा काली साड़ी में मुस्कुराते हुए खड़े थे। मैं कुछ देर उस तस्वीर को यूं ही देखता रहा, फिर घड़ी का पेंडुलम बजा तो मेरा ध्यान टूटा। वक्त बहुत कम था मेरे पास। एक ऐसे सफर पर निकलना था जो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार सफर होने वाला था। शाम के 5:45 मेरी सरकारी गाड़ी सेंट्रल जेल के बड़े से दरवाजे के अंदर दाखिल हो रही थी। जेल का नज़ारा मैंने पहले भी कई बार देखा था। सामने बड़ा सा मैदान, उसके पीछे एक बड़ी सी इमारत जहां कुछ बैरक थे। कुछ दूर पे ऊंचे बिल्डिंग पे कुछ पुलिस वाले मैदान पे नजर डाले थे। वहीं कुछ कैदियों को रोजमर्रा के कामों के लिए लिए जा रहा था। वेलकम वेलकम राजदीप सर, चलो इसी बहाने मुलाकात तो हुई, वरना तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं रहती। जेल के एक अधिकारी जो मेरे सीनियर भी थे, उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा तो मैंने हाथ मिलाते हुए कहा, अरे सर जी, फुर्सत कहाँ है? द डिपार्टमेंट दीज डेज इज बिहेविंग लाइक अ डिमांडिंग गर्लफ्रेंड। वो जोर से हंसे और फिर हम यहां वहां की बातों में लग गए। बाय द वे राजदीप, बी केयरफुल। हाँ, ही इज क्वाइट डेंजरस। बोलता बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना बोलता है उससे कहीं ज्यादा तेज भी है। पिछली ही पेशी पे एक कांस्टेबल का कान काट के इसने थूक दिया था। बहुत मुश्किल से हमने सर 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 डोंट वरी, मैंने उनकी बात काटते हुए कहा। सर, ऐसे लोगों को काबू करना मुझे आता है। अच्छी बात है ना, बातों नहीं है, बातों बातों में रास्ता कट जाएगा। वो मुस्कुराए और धीरे से मेरे कंधे पे हाथ मारे और बोले, आओ मेरे साथ। हमें जिस गाड़ी में जाना था उसके आगे पीछे मिला के 4 लोगों की बैठने की जगह थी और आगे ड्राइवर के साथ मुझे बैठना था। हमें 3 सिपाही मिले थे, यशवंत, सुरेंद्र, अशफाक और गोपाल दास हमारे ड्राइवर थे। मैंने चारों से मुलाकात की और एक सेफ रास्ता डिस्कस किया। देहरादून जाने के 2 रास्ते थे। नगीना से जाने वाला रास्ता मुश्किल था क्योंकि वहां तब फ्लाईओवर नहीं बना था और 1 घंटा एक्स्ट्रा भी लगता था। दूसरा रास्ता नजीबाबाद से होके गुजरता था।
वहाँ से भी लगभग 7 साढ़े 7 घंटे ही लगते थे, पर रास्ता बहुत खराब था और वीरान भी। हमने भानु गढ़वाली के आदमियों को चकमा देने के लिए एक प्लान बनाया, और वो ये कि निकलेंगे नगीना के रास्ते से और बीच रास्ते पे दूसरे रास्ते यानी नजीबाबाद वाले रास्ते पे आ जाएंगे। सो ऑल सेट, क्या हम तैयार हैं? मैंने बाकी साथियों से पूछा तो सबने एक साथ कहा, यस सर। मैंने कुछ कागज पे साइन किए और एक जेल अधिकारी को इशारा किया कि भानु सिंह गढ़वाली को लाया जाए। कुछ देर बाद मैंने लॉबी में कुछ कदमों की दरदराहट सुनी। पलट के देखा तो सर से पांव तक जंजीरों में जकड़ा एक शख्स कुछ पुलिस वालों से घिरा हुआ हमारी ही तरफ चला आ रहा था। सच कहूं तो गढ़वाली के बारे में मैंने जो कुछ भी सुन रखा था वो उससे ज्यादा खतरनाक, खूंखार और डरावना लग रहा था। उम्र होगी कुछ 50 साल के आसपास। कदकाठी मजबूत थी और लंबे बाल उसके चेहरे पे थे, और उसके पीछे से झांकती दो बड़ी बड़ी आंखें जिनमें हैवानियत साफ साफ दिखाई दे रही थी। और सबसे खतरनाक थी वो हल्की सी मुस्कुराहट जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। कैसे हो इंस्पेक्टर? उसकी आवाज साफ नहीं थी, हल्की करकराहट थी। मैं तभी उसकी धुंधली आंखों को पहली बार इतने करीब से देखा था। वो आंखें मैं आज तक भूला नहीं। उसकी बात का जवाब किसी ने नहीं दिया। कांस्टेबल्स ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और आगे की तरफ धक्का देने लगे। गढ़वाली एक पल के लिए ठहरा, फिर पलट के पास खड़े ऑफिसर से कहा, हैप्पी जर्नी नहीं बोलिएगा। ये कह के जोर जोर से हंसने लगा। मुझे उसके शातिरपन का अंदाजा हो गया था, इसलिए पूरे रास्ते कड़ी नजर रखना चाहता था। मैं गाड़ी में आगे नहीं पीछे बैठ गया, ठीक गढ़वाली के सामने। उसकी जंजीरें शायद बहुत वक्त बाद हटाई थी, इसलिए वो बार बार अपनी गर्दन और कलाइयों को घुमा घुमा कर थकान मिटा रहा था। उसके साथ वाली सीट पे सिपाही यशवंत और मेरे बगल वाली सीट पे सिपाही अशफाक थे। सुरेंद्र ड्राइवर गोपालदास के साथ आगे बैठे थे। हमारी गाड़ी जेल के मेन गेट से बाहर निकली और फिर नगीना वाले रास्ते पर तेज दौड़ने लगी। इस पूरे सिलसिले में गढ़वाली की नजर एक टक मेरे चेहरे पर टिकी थी, लेकिन मेरी नजरों में उस वक्त नीरजा का चेहरा घूम रहा था। मन के कोनों से आवाज आ रही थी कि अब तक तो उसे तलाक के कागज मिल भी गए होंगे, वो बस फोन करने ही वाली होगी। मेरा मन तमाम सवालों में उलझा हुआ था। देखना चाहता था कि नीरजा तलाक वाला कागज देखकर उदास होगी। क्या वो ऐसा ही चाहती थी? नहीं नहीं नहीं, वो कम से कम एक बार फोन तो करेगी। मैंने अपना मोबाइल फोन निकाल कर देखा। स्क्रीन पे कुछ नहीं था, ना कोई कॉल ना मैसेज। फोन मैंने वापस अंदर रख दिया। बहुत अजीब बात थी। मैं उस कॉल का इंतजार कर रहा था जिसको मैं देखते ही डिस्कनेक्ट करने वाला था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको उतनी दिलचस्प लग रही होगी जितनी दिलचस्पी मुझे इसको लिखने में आई है। इस कहानी का पार्ट 2 बहुत जल्दी मेरे पॉडकास्ट पे अपलोड होगा। कीप लिसनिंग।